मैकेनिज्म। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म क्या होता है, ये एक तरह का क्या होता है, ट्रांसलेट होता है ना। ट्रांसलेट अपन को सबको पता है, ट्रांसलेटर या ट्रांसलेट क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भी सिग्नल वगैरह होते हैं, ठीक है, ये वन मॉलिक्यूल को, जैसे कि एक कोई मॉलिक्यूल है या एक कोई सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे कि कोई एक मॉलिक्यूल हो गया या एक कोई सब्सटेंस हो गया, तो ये उसको क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसलेट करते हैं। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो जैसे कि आप प्रेशर कोई ले लो या टेम्परेचर ले लो या कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ले लो, ठीक है, ये उनको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं एक प्लेस से कहाँ पे, दूसरे प्लेस पे, मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, अब ट्रांसड्यूसर जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, इनके 5 स्टेप्स होते हैं, मीन्स रिसेप्टर्स इनमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बस इन रिसेप्टर्स के थ्रू जो मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है, उसको बोल दिया ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। तो हमारे कौन कौन से रिसेप्टर्स हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा जी प्रोटीन, ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा लिगेंड आयन चैनल रिसेप्टर, थर्ड हो जाएगा हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन, एंड फोर्थ हो जाएगा हमारा रिसेप्टर रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब जी प्रोटीन हमारे लिए अभी नया है, लेकिन हमने इसके पहले आयन चैनल रिसेप्टर देखा था। ठीक है, लिगेंड इसलिए लगा दिया क्योंकि कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लो या कोई ड्रग सब्सटेंस ले लो, ठीक है, वो एक लिगेंड होता है, ठीक है, जो कि आयन चैनल्स पे बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो आयन चैनल हमने देख लिया। ठीक है, जैक स्टेट रिसेप्टर ये हमारे लिए नया है, और जीन एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो हम एक एक करके ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म सारे रिसेप्टर्स का देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, कौन सा है हमारा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होता है, ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखना आप सभी लोग, ये जो डायग्राम बना हुआ है इस पे ध्यान देना। ये हमारी जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो ब्लू एंड व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये हमारा क्या है, एक जीन प्रोटीन है। ठीक है, क्या है, जीन प्रोटीन है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपने नेफ्रॉन हम बनाते हैं ना, किडनी में जो नेफ्रॉन पाया जाता है हमारा, ठीक है, जैसे हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, उसमें भी लूप वगैरह होते हैं, वैसे ही हमारा जी प्रोटीन में होता है। ठीक है, अब जी प्रोटीन में जो लूप है, मैं आपको इसका इंट्रो बता देती हूँ। ये देखिए, जी प्रोटीन में क्या है आपका, जी प्रोटीन एक क्या है, हमारा रिसेप्टर्स है। ठीक है, ये प्रोटीन होता है, ये कौन सा होता है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, जो कि बाइंड होता है किससे, या तो जीडीपी से बाइंड होगा या तो जीटीपी से बाइंड होगा। ठीक है, जीडीपी से बाइंड होगा या तो जीटीपी से बाइंड होगा। मीन्स जो पूरा का पूरा हमने जो अभी स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, किसका, जी प्रोटीन का, वो सेल मेम्ब्रेन में या तो जीटीपी से बाइंड होगा या तो जीडीपी से बाइंड होगा। अगर जीडीपी का फुल फॉर्म है तो क्या है वो, ग्यूनोसाइन डाइफॉस्फेट है, और जीटीपी का क्या है, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, डी से डाई, टी से ट्राई। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये भी किससे बिलोंग करता है, हमारा जीटीपेज से बिलोंग करता है। ठीक है, ये कोई हमारा एंजाइम नहीं है, एक हमारा एक रिसेप्टर है, एक प्रोटीन है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन रिसेप्टर है, ये जी प्रोटीन है। ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, वो किससे बाइंड रहेगा, या तो जीडीपी से बाइंड होगा या तो वो जीटीपी से बाइंड होगा। ठीक है, अब हमारा जी प्रोटीन जो होता है वो कैसा होता है, हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन मतलब उसमें हमारी कुछ सब यूनिट्स होती हैं, अल्फा होती है, गामा होती है, और साथ ही साथ हमारी बीटा होती है। ठीक है, सब यूनिट्स जिसको हमने क्या बोला, हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन स्ट्रक्चर बोला, वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कौन सी यूनिट होगी, एक अल्फा यूनिट होगी, एक गामा यूनिट होगी, और एक हमारी बीटा यूनिट होगी। ठीक है, गामा यूनिट हो गई, बीटा यूनिट हो गई। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अल्फा सब यूनिट बाइंड्स टू जीडीपी। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर को जब मैं डिटेल में खोल के उसको एक्सप्लेन करूंगी तब अपन देखेंगे, लेकिन अभी पॉइंट क्लियर कर लो। ठीक है, कि उसमें होता क्या क्या है। तो उसमें जो अल्फा सब यूनिट होती है वो हमेशा बाइंड किससे होती है, जीडीपी से।
ठीक है। अल्फा सब यूनिट बाइंड होती है किससे, जीडीपी से, ठीक है। और जब हमारी अल्फा सब यूनिट बाइंड होती है ना जीटीपी से, तो क्या होता है, जो बीटा और गामा जो सब यूनिट होती है, ठीक है, वो भी क्या होती है, बाइंड रहती है अल्फा के साथ। मतलब तीनों की जो बाइंडिंग होगी वो एक साथ होगी, तीनों दोस्त आपस में बाइंड होंगे, ठीक है, फ्रेंडशिप रहेगी उनकी। लेकिन वो जो कंडीशन होगी, वो जो स्टेट होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनएक्टिवेट स्टेट बोलेंगे। मींस हमारा जो जी प्रोटीन है, जो रिसेप्टर है, वो किस कंडीशन में है, इनएक्टिवेट कंडीशन में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा तीनों के तीनों यूनिट एक साथ क्या है, बाइंड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इन केस अल्फा सब यूनिट बाइंड्स टू जीटीपी। अगर आप मानो कि अब पहले जो हमारा अल्फा जीटीपी से बाइंड था, अब अगर हमारा अल्फा सब यूनिट जीटीपी से बाइंड हो जाए, तो क्या होगा, जो बीटा और गामा होंगी वो क्या हो जाएंगी, अल्फा से रिमूव हो जाएंगी, उनकी जो बॉन्डिंग थी, जो दोस्ती थी, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो फिर उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेट स्टेट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, अल्फा बिकम्स मोनोमर फॉर्म एंड बीटा एंड गामा बिकम्स डायमर। देखो क्या होता है, जब हमारा अल्फा जीटीपी से बाइंड होता है, तो जो अल्फा होता है वो मोनोमर हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो अकेला हो जाता है, और जो बीटा गामा होते हैं वो उसको छोड़ देते हैं, इसलिए वो मोनोमर हो जाता है। और ये दोनों साथ में होते हैं, इसलिए ये दोनों कैसे हो जाते हैं, डायमर फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, जी प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पे जो आपने देखा था, ये इन्होंने ऐसे बताया कि ऐसे होता है, हेलिकल्स होते हैं, इसमें 7 हेलिकल्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो ये लूप दिख रहे हैं ना आपको, 3 लूप क्या होते हैं, बाहर के साइड होते हैं, 3 लूप अंदर साइड होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे, तो ये हमारी जो इस कलर की जो आपको दिख रही है, ये ब्लैक कलर की जो ये लाइनिंग दिख रही है, ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और ये बीच में हमारा क्या है, ब्लू कलर का जो आपको इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा जी प्रोटीन रिसेप्टर है, ठीक है। क्या है, ये हमारा जी प्रोटीन रिसेप्टर है, ठीक है। तो आपको इसमें कितने, 7 हेलिकल्स मिलेंगे, ठीक है। 3 आपको यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। 3 आपको सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मिलेंगे, जैसे कि हमारा नेफ्रॉन होता है ना, सांप की तरह ऐसे ऐसे लहराता हुआ, वैसे ही हमारा जी प्रोटीन होता है। उसके जो 3 लूप होते हैं वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, और उसके जो 3 लूप होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के नीचे होते हैं। मींस एक्स्ट्रा सेलुलर जो सरफेस होता है उस पर दिखाई देते हैं, और 3 हमको इंट्रा सेलुलर सरफेस पे रहते हैं, ठीक है। जो इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर हो गया, और 3 लूप सेल के बाहर हो गए। कौन सी सेल, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसका, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सब यूनिट्स की बात करी थी, हमारे अल्फा बीटा गामा। तो ये हमारा अल्फा है, ये हमारा ब्राउन कलर का बीटा है, और येलो कलर का हमारा गामा है, ठीक है। ये हमारे क्या है, सब यूनिट्स है, जो कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर का आपका गाम अल्फा हो गया, ब्राउन बीटा हो गया, येलो गामा हो गया, ठीक है। 3 सब यूनिट हो गई, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, अगर यहाँ जी प्रोटीन पे, जैसे हमारा नेफ्रॉन में एक बूमन कैप्सूल होता है ना, ग्लोमेरुलस, वहां पे हमारे बहुत सारी चीजें, जो भी हमारा एक्सक्रीटरी, जो भी हमारा यूरिन होता है, वो वहां से फिल्टर होता है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, कोई एक मॉलिक्यूल आ जाएगा, कोई ड्रग या सब्सटेंस या लिगेंड, ठीक है। वो क्या होगा, जैसे ही इस जी प्रोटीन से क्या होगा, बाइंड होगा ना, जैसे ही वो इससे बाइंड होगा, तो वो क्या करता है, बाइंड हो, पहले तो इनएक्टिवेट कंडीशन होती, कोई भी चीज हो रेस्टिंग कंडीशन होती है, मींस इनएक्टिवेट होता है, फिर कोई चीज उसके पास आती है, बाइंड होती है, और उसको एक्टिवेट करती है, ठीक है। तो जब ये इनएक्टिवेट होता है, तो क्या होता है, तीनों की तीनों सब यूनिट आपस में क्या होती है, बाइंड होती है, चाहे वो अल्फा बीटा गामा, तीनों की तीनों आपस में बाइंड होती है, अच्छी बॉन्डिंग होती है, ठीक है। लेकिन जब कोई लिगेंड या कोई मॉलिक्यूल आता है और वो जी प्रोटीन से बाइंड होता है ना, तो क्या करता है, जो हमारा अल्फा जो यूनिट होती है ना, ये अभी तीनों साथ में है ना, तीनों साथ में है, तो ये किससे बाइंड है, हमारे जीडीपी से बाइंड है, ठीक है।
है ना। फर्स्ट हमारा क्या था, जो अगर हमारी तीनों की बाइंडिंग है तो वो सबसे पहले किससे बाइंड होगा, हमारे जीडीपी से। लेकिन जैसे ड्रग मॉलिक्यूल आया या कोई सब्सटेंस आया तो ये क्या करेगा, अब जो हमारा अल्फा होगा या जी प्रोटीन जो होगा वो किससे बाइंड हो जाएगा, हमारा जीटीपी से। ठीक है, इनएक्टिवेट कंडीशन में जीडीपी और एक्टिवेट कंडीशन में जीटीपी। तो जैसे ही अब हमारा कोई लिगेंड आया, कोई मॉलिक्यूल आया, तो वो अब हमारा एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होगा तो जो हमारा जी प्रोटीन था, ये इसका जो एंडिंग पॉइंट होता है, ये बाइंड हो जाता है किससे, जीटीपी से। और जैसे ये जीटीपी से बाइंड होगा, कौन, हमारा अल्फा। ठीक है, तो जो बीटा और जो गामा होगा, ये दोनों क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इन दोनों का डायमर फॉर्म बन जाता है और हमारा जो अल्फा अकेला बचता है, इसका क्या बन जाता है, मोनोमर फॉर्म बन जाता है। और जैसे ही जब हमारा अल्फा मोनोमर फॉर्म में बनता है, तो इस जी प्रोटीन की जो कंडीशन होती है, जो स्टेट होती है, वो कौन सी होती है, एक्टिवेट कंडीशन होती है। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या था, ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म में हमारा था आयन गेटेड, ठीक है, चैनल। ठीक है, लिगेंड मैंने पहले ही बता दिया, कोई सब्सटेंस या मॉलिक्यूल या कोई ड्रग आकर बाइंड होता है किससे, हमारे आयन चैनल से, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आयन गेटेड लिगेंड, आयन गेटेड चैनल। ठीक है, अब हमने पहले जो आयन चैनल देखे थे वो क्या थे, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आयन चैनल। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है येलो कलर की। ठीक है, ऊपर वाला एक्स्ट्रा हो गया, उसके अंदर वाला इंट्रासेल्यूलर हो गया। ये हमारे आयन चैनल हैं। ठीक है, ये बने हुए हैं ब्लू कलर के, यहाँ ग्रीन कलर का, यहाँ डार्क ग्रीन कलर का। ठीक है, ये येलो कलर के, ये सब क्या है, आयन चैनल है। ये आयन चैनल क्यों है, क्योंकि ये आयन को क्या कर सके, बाहर से अंदर भेज सके और अंदर से क्या कर सके, बाहर भेज सके। ठीक है, और ये जो आयन चैनल होते हैं, हमने एचएपी में पहले देखा था हमारा इम्पल्स का जनरेशन। ठीक है, जिसमें हमने एक्शन पोटेंशियल देखा था कि वो कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो अगर कोई आयन चैनल है, आयन चैनल है क्योंकि ये आयंस को क्या कर रहा है, ये अंदर से बाहर भेज रहा है, बाहर से अंदर भेज रहा है। ठीक है, और इसको लिगेंड क्यों बोला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल या कोई न्यूरोट्रांसमीटर आया है या कोई सबस्ट्रेट आया है जो कि उस आयन चैनल पे बाइंड हुआ है, तब जाके वो आयंस का क्या हुआ है, अंदर से बाहर हुआ है या बाहर से अंदर गया है। ठीक है, किसकी हेल्प से गया था, वो न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से या तो फिर कोई सबस्ट्रेट की हेल्प से गया था, इसलिए हमने उसको क्या बोला, लिगेंड गेटेड आयन चैनल बोला। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल देख लेते हैं। एक्शन पोटेंशियल ये है ना, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स वन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, अगर हमारी मसल्स में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन होता है या हमारा जो हार्ट होता है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके लिए तो हमारा ऐसे नोड होता है, क्योंकि हार्ट हमारा कैसा होता है, न्यूरोजेनिक नहीं होता है, मायोजेनिक होता है। ठीक है, इसलिए हार्ट खुद ही अपना फंक्शन करता रहता है। तो लेकिन उसमें भी तो आयन चैनल ही होते हैं ना, उसमें आयन चैनल होते हैं तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तभी वो पंप करता है। ठीक है, तो हमको इतना तो पता है कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे कौन से होते हैं, सोडियम कैल्शियम, जो हमारे आयंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर हम नर्व इम्पल्स की बात करते हैं किसमें, आयन चैनल में। ठीक है, कि अगर आयन चैनल है उस पर कोई लिगेंड या कोई मॉलिक्यूल बाइंड होता है तो वो कैसे अपना फंक्शन करता है, क्या मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर येलो वाला आपको दिख रहा है, ये येलो वाला क्या है, आपका प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है। क्या है, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है। हमको न्यूरॉन्स पता है, सबसे नीचे एक्सॉन होता है और सबसे ऊपर डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रीसिनेप्टिक है। अगर हम पहले वाला न्यूरॉन लेते हैं तो उसका नीचे वाला पोर्शन देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सॉन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल। और अगर हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन लेते हैं तो उसका जो सबसे पहला पोर्शन मिलेगा वो क्या रहेगा, हमें डेंड्राइट। ठीक है, तो हम फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट लेते हैं और सेकेंड न्यूरॉन का हम डेंड्राइट पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो अब जो भी न्यूरोट्रांसमीटर का जो निकलना चिपकना जो भी होगा वो किसके, इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में ही हमें
क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं उनका ट्रांसफर होगा, ठीक है, इस प्री सिनेप्टिक से किसमें, पोस्ट सिनेप्टिक में, ठीक है। तो अगर ये मान लो हमारा हार्ट है या हमारा हाथ है, हाथ का जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उस पर हमको पता है बहुत सारे आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारा कैल्शियम हो, चाहे हमारे सोडियम हो, पोटेशियम हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब क्या होता है, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में क्या होता है, जो हमारा एक्सॉन पार्ट होता है वहां पे बहुत सारे सिनेप्टिक वेसिकल्स बने होते हैं, ठीक है। ये जो सर्कल दिख रहे हैं आपको, ब्लैक कलर की जो बॉर्डर दिख रही है, एक तरह का वेसिकल होता है। इस वेसिकल में क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं, ठीक है। बस वो रिलीज कब होते हैं, जब कोई उनके पास आता है, कोई उनसे बाइंड होता है या उन्हें फोर्स करता है कि आपको रिलीज करना है, ये फंक्शन है, तब जाके वो क्या करते हैं, वहां से रिलीज होने लगते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारा सोडियम या कैल्शियम आता है और वो इस सिनेप्टिक से या इस वेसिकल से बाइंड होता है, तो वो उसको फैसिलिटेट करता है ना, कि आप यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर दो, रिलीज कर दो, है ना। कोई सोडियम आयन होगा तो वो क्या करेगा, इस हमारे वेसिकल्स को क्या करेगा, यहाँ से रिलीज करेगा, उसको बोलेगा अब जो न्यूरोट्रांसमीटर वो आप बाहर करो, एक्सॉन से बाहर निकालो। बाहर निकलेगा तो जैसे ही बाहर आएगा तो कोई चीज बाहर निकली है तो वो कहीं ना कहीं बाइंड होगी, वेस्ट बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर निकले हैं वो क्या करेगा, हमारे पोस्ट सिनेप्टिक का जो डेंड्राइट पार्ट होगा, मान लो आपका हाथ है, हाथ की जो फिंगर है वो आपका डेंड्राइट है, ठीक है। अब इस डेंड्राइट्स पे क्या करते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज हुए हैं वो क्या करेंगे, ये जो पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं ये क्या है, रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। कौन से रिसेप्टर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स हैं, जो कि किसको बाइंड करेंगे, है ना, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपका न्यूरोट्रांसमीटर में एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कराएगा, तो ये एसिटाइल कोलिन जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ यहाँ से बाहर निकला, और ये पिंक वाले जो रिसेप्टर दिख रहे हैं इस पे क्या हो गया, बाइंड हो गया, और ये फंक्शन अपना चलता रहेगा, ऐसे ऐसे वो सिग्नल को आगे आगे ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ये तो सिर्फ रिलीज हुआ, और इसको रिलीज होने के बाद जो प्रोसेस होती है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, या किसी चीज का अंदर आना, किसी चीज का बाहर जाना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन पे होता है, चाहे वो हमारा बॉडी का कोई पार्ट हो या हमारा हार्ट का ही खुद का हो, है ना। हार्ट पे जो चीज होती है उसको भी एक्शन पोटेंशियल, या हमारे सेल मेम्ब्रेन पे जो हो रहा है, ठीक है, बॉडी के और अदर एरिया पे, वो भी हमारा एक्शन पोटेंशियल हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्शन पोटेंशियल में हमने फेस पढ़ी थी, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, है ना, हाइपर पोलराइजेशन, ये सारी फेस पढ़ी थी हमने। पोलराइजेशन फेस हमारी क्या होती है, जब हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, रेस्टिंग कंडीशन में होती है, उस पर कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। सोडियम चैनल अपने क्या होते हैं, बाहर होते हैं, और हमारे जो पोटेशियम चैनल होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर होते हैं, ठीक है। अगर ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है तो इस सेल मेम्ब्रेन के जो बाहर वाला हिस्सा होगा वहां पे सोडियम आयन हमेशा पाए जाएंगे, और जो हमारा सेल का अंदर वाला हिस्सा होगा उस पे हमेशा पोटेशियम आयन पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, एक बैलेंस, जो आयन का जो बैलेंस होता है ना उसको क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, किसको, बैलेंस को, ना ही कम होने देंगे ना ही उसको ज्यादा होने देंगे। ये हमारी क्या रहेगी, रेस्टिंग कंडीशन रहेगी, जब वो क्या होगा, इक्वल होगा, पोलराइज होगा, ठीक है। और जैसे ही इसको जब कोई बाहर से सिग्नल देता है, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम के लिए एक पंप यूज होता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम के आयंस को सेल मेम्ब्रेन में अंदर बाहर करने के लिए इंट्रा टू एक्स्ट्रा एक पंप का यूज किया जाता है। वो पंप कौन सा होता है, हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ठीक है, जो कि सोडियम आयंस को अंदर लाता है और पोटेशियम आयंस को बाहर लेकर जाता है, ठीक है। तो अगर वो इक्वल है, मेंटेन है, तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर बाहर से कोई सिग्नल आता है या कोई मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, अगर बाहर से आपको किसी ने टच किया है, ठीक है, आपकी इम्पल्स क्या हुई, जनरेट हुई, ठीक है, जनरेट हुई तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है।
तो क्या होगा, जैसे ही कोई सिग्नल आएगा तो डीपोलराइजेशन फेज स्टार्ट हो जाएगी। मींस क्या होगा, जो सोडियम आयंस होंगे आपके, वो सोडियम आयंस क्या करने लगेंगे, उस सोडियम पोटेशियम पंप की हेल्प से सोडियम आयंस जो होंगे वो क्या करेंगे, सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। लिखा है सोडियम आयन मूव्स इनसाइड द मेम्ब्रेन, मींस एक्शन पोटेंशियल उसको तभी बोलते हैं जब सोडियम आयंस हमारे सेल के अंदर आना स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर सोडियम चैनल आयंस बाहर है और पोटेशियम अपना अंदर है तो उस कंडीशन को हम एक्शन पोटेंशियल नहीं बोलते हैं, वो उसकी फर्स्ट फेज होती है जिसको हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं। ठीक है ना। और जब कोई चीज स्टिमुलेट हुई होती है तो हमारा सोडियम क्या हो जाता है, उस चैनल को क्या करता है या उस गेट को ओपन करता है। और जैसे वो ओपन होता है तो सोडियम, बहुत सारे एकदम से भीड़ होती है ना, जैसे हम पंडाल वगैरह लगाते हैं या भंडारा कुछ भी खाने जाते हैं तो पहले से बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं और कुछ बहुत सारे लोग बाहर खड़े रहते हैं, है ना, वेट करते रहते हैं कि अंदर वाले जैसी जगह होगी तो वो गेट खोलते हैं और बाहर वालों को अंदर बुलाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे ही सोडियम के लिए गेट खुलता है ना तो सोडियम एकदम बहुत सारी भीड़ लेके कहाँ चला जाता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है। क्यों, क्योंकि वो तो बाहर रहने वाला बंदा था, लेकिन जैसे उसको चैनल मिला, वो गेट ओपन मिला, तो वो सोडियम क्या करता है, बहुत सारी भीड़ लेको, मतलब सोडियम बहुत सारे आयंस को, अपने पॉजिटिव आयंस को लेके सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाता है तो जो पोलराइज कंडीशन थी उस कंडीशन को क्या कर देता है, ये डीपोलराइज कर देता है। ठीक, क्योंकि पहले से तो वहां पे भीड़ थी ही और बाहर से भी और चीजें गेट खुल जाए, अगर सकता है तो वो जबरदस्ती अंदर घुस जाए तो वैसे ही वहां पे और खचपच हो जाएगा, कोई जगह ही नहीं रहेगी, है ना, स्पेस ही नहीं बचेगा। तो वो जो पोलराइज कंडीशन थी अब वो कैसी हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सोडियम आयंस जो थे उनने क्या किया, चैनल ओपन हुआ। क्यों, क्योंकि उनको बाहर से सिग्नल मिला था। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो बाहर वाले लोग खड़े थे उनको भूख लगी हुई थी, उनको वो पंडाल में जाना था, उनसे नहीं सहन हो रहा था, उनने गेट खोला और वो क्या हो गए, अंदर चले गए। ठीक है, तो सिग्नल उनको भी मिल रहा था वहां पे भूख लगने का, और यहाँ पे हमारे सेल मेम्ब्रेन को किसी ने हमको पिनअप किया, टच किया, तो हमारी इंपल्स क्या हुई, जनरेट हुई। तो सोडियम आयंस क्या हुए, चैनल को ओपन करके सेल के अंदर चले गए, जहां पे उन्होंने क्या कर दिया, डीपोलराइज कर दिया। ठीक है, मीन्स बाहर वाले सोडियम आयंस जो थे अब सेल के अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो इसको हम एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे और ये हमारी कौन सी फेज होगी, सेकंड फेज होगी, जिसको हम डीपोलराइज फेज बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पोलराइजेशन कंडीशन थी वो तो डिस्टर्ब हो गई, है ना, डीपोलराइज हो गया। अब हमारी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड क्यों नहीं आ रही, रिपोलराइजेशन। 2 मिनट में रब कर दूं, बहुत पूछ दिया मैंने। ठीक है, पोलराइज था, डिपोलराइज हुआ। डिपोलराइज कब हुआ, जब सोडियम आयन हमारे अंदर आए। अब रिपोलराइजेशन, अब डिपोलराइज के बाद थर्ड स्टेप होगा जिसको हम बोलेंगे रिपोलराइजेशन। मींस हमारे जो पोटेशियम आयंस होंगे वो मूव करेंगे। अब मान लो कि हमारे जो बाहर जो लोग खड़े हुए थे वो पंडाल के अंदर आ गए, तो उसको हमने डिपोलराइजेशन बोला। क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत सारी भीड़ होने लग गई थी। ठीक है, मीन्स जो बैलेंस था वो कैसा हो गया, अनबैलेंस हो गया, बहुत सारे लोग हो गए। लेकिन अब हम उसको क्या करना है, रिपोलराइज करना है। तो हम क्या करते हैं, अगर उस पंडाल में हमको जगह करना है या उन लोगों को बिठाना है, वो चीज कम करनी है, तो जो पहले से लोग जो खा रहे थे उन लोगों को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे और जो बाद में आए हैं उनको हम बिठाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही अब जो हमारा पहले से कौन था, पोटेशियम था, है ना, पोटेशियम तो पहले से ही सेल के अंदर था, बाहर से कौन आया, सोडियम आया। तो उनके कारण क्या करेगा, जो पोटेशियम आयन होगा वो सेल मेम्ब्रेन से कैसा हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, मींस आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत रश हो गया था, वो कंडीशन जो थी वो डिपोलराइज हो गई, तो हमको उसको वापस से रिपोलराइज करना है, मतलब मेंटेन करना है, ठीक है। और कोई भी चीज को हम वापस से करते हैं तो उसकी रिसाइकलिंग करते हैं, मींस रीवर्ड लग जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम आयन क्या करते हैं, उस चैनल की हेल्प से, कौन सा, हमारे पंप की हेल्प से या चैनल सोडियम पोटेशियम, उसकी हेल्प से पोटेशियम आयन जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं, ठीक है। और जो सोडियम आयंस होते हैं वो आराम से स्टे करते हैं, कहाँ पे, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, है ना। क्यों? क्योंकि उनको स्पेस मिल गया, पोटेशियम बाहर निकल गया, अब वो आराम से स्टे करेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, ठीक है, जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द इनसाइड ऑफ द सेल बिकम्स फ्लूइडेड, मतलब जैसे सोडियम हमारा अंदर आता है, ठीक है ना, तो क्या करता है, जो सोडियम आयन होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन्स को क्या कर देते हैं, एकदम से भर देते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो चैनल होता है वो ओपन होता है, और उसी चैनल के ओपन होने की वजह से पोटेशियम क्या कर देता है, बाहर मूव कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले से खा रहा होता है, उसका भोजन हो जाता है, तो बोलता नहीं अब उठ जाते हैं, हम चले जाते हैं, इनको खाने दो, ठीक है। तो वैसे ही पोटेशियम क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन से उस चैनल की हेल्प से बाहर चला जाता है, और जो सोडियम होते हैं वो आराम से क्या करते हैं, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन स्टे करते हैं, ठीक है। और पोटेशियम मूव तभी करेगा जब तक कि सोडियम आयंस सेल के अंदर नहीं आएंगे। अगर सोडियम सेल अंदर आएंगे तभी पोटेशियम बाहर मूव करेगा, ठीक है। और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिपोलराइजेशन कंडीशन बोलते हैं, मींस रीस्टोर इलेक्ट्रिकल बैलेंस, है ना। रिपोलराइजेशन मतलब रीस्टोर या रिसाइकलिंग, ठीक है। जो कंडीशन पहले थी उसी कंडीशन को बनाने के लिए पोटेशियम क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन से जो अंदर था वो बाहर निकलता है, तो उसको रिपोलराइजेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसको रिस्टोर करना होता है, किसको, इलेक्ट्रिकल बैलेंस को, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट कंडीशन हमारी लास्ट फेज आ जाती है, कौन सी, हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन, फर्स्ट पोलराइज थी, सेकंड डीपोलराइज, थर्ड हमारी रिपोलराइज, ठीक है। अब हाइपर पोलराइजेशन क्या होती है भाई, हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है, जो पोटेशियम पहले से अंदर था, या तो फिर कुछ लोग जो पहले से पंडाल में अंदर थे और वो सोडियम के आने से या बाहर वाले आने के कारण उनको बाहर निकलना पड़ रहा था, तो बेचारे क्या कर रहे थे, जिन्होंने नहीं भी खाया होता था, जो पहले से थे, उनको भी उनके साथ बाहर निकाल दिया जाता था कि आप निकल जाओ, यहाँ पे बहुत भीड़ हो गई है, ठीक है। तो जो हमारा पोटेशियम पहले से जो अंदर था क्या करता है, कुछ लोग तो निकलते हैं, लेकिन उनके साथ साथ में बहुत सारा और भी जो पोटेशियम होता है वो भी सेल के बाहर निकल जाता है। क्यों? किसकी वजह से, इन सोडियम आयन की वजह से, जिनको निकलना था वो तो निकला, लेकिन साथ में कुछ लोग और निकल जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है। और ये कंडीशन क्या होती है, धीरे धीरे कैसे हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। और ये कंडीशन कब तक चलती है, जब तक कि आपका नर्व इम्पल्स क्या होता है, ट्रांसफर ना हो जाए, किसके थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है। जैसे ही हमारा जो इम्पल्स आया था या जो इंफॉर्मेशन आई थी वो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारी कंडीशन थी वापस से कैसी हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी, ये हाइपर हट जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन कब तक चलती है, जब तक कि हमारी नर्व इम्पल्स क्या ना हो, ट्रांसफर ना हो जाए न्यूरॉन्स की हेल्प से, ठीक है। तब तक वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आती, जैसे ही वहां से वो ट्रांसफर हो जाएगा, हमारा वापस से जो सेल मेम्ब्रेन था वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, मींस उसको हम रेस्टिंग कंडीशन बोलेंगे या पोलराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स, जो हमारी जनरेट होती है, तो उसमें हमारे आयंस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसका अलग अपना वोल्टेज है, नीचे हमारा क्या है, टाइम है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल बता रही है न्यूरॉन का, कि अगर हमारी फर्स्ट जो रेस्टिंग कंडीशन होती है, फर्स्ट जो हमारी रेस्टिंग कंडीशन होती है, आपका टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या था, रेस्टिंग कंडीशन था, है ना। सोडियम अपनी जगह थे, पोटेशियम अपनी जगह थे, ठीक है ना। तो ये जो लाइन चल रही थी ब्लैक वाली, एकदम
सीधी जा रही थी, ठीक है। लेकिन बाहर से किसी ने पिनअप किया, ठीक है, चैनल ओपन हुआ और एकदम से जो सोडियम की जो एंट्री थी धीरे 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 एकदम से क्या हो गई, बढ़ गई। और जो हमारा पोलराइजेशन जो फेज थी, रेस्टिंग कंडीशन थी, वो क्या हो गया, थ्रेशोल्ड वॉल्यूम को पार कर गया, ठीक है, और एकदम हाई पे चला गया, ठीक है। फिर क्या होता है, हमारा रिपोलराइजेशन फेज आती है, मींस पोटेशियम आयन क्या होने लगते हैं, बाहर जाने लगते हैं। तो जो सोडियम के कारण जो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, उस भीड़ को कम करने के लिए या उस चीज को मेंटेन करने के लिए, रिपोलराइज करने के लिए पोटेशियम क्या करते हैं, बाहर आते हैं, जिसकी वजह से ये जो ग्राफ ऊपर उठा हुआ है धीरे धीरे वो ग्राफ क्या कर जाता है, नीचे की साइड आ जाता है। क्यों, क्योंकि वो रिपोलराइज होने लगता है। लेकिन मैंने आपको एक हाइपर पोलराइजेशन बताया कि जिसमें पोटेशियम निकलता तो है लेकिन कुछ ज्यादा अमाउंट में बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन आती है। और जैसे ही हमारा ट्रांसफर सिग्नल ट्रेवल कर जाता है दूसरे न्यूरॉन में, तो यहाँ पे हमारी वापस से रेस्टिंग कंडीशन आ जाती है, पोलराइज हो जाता है, ठीक है। एक बार खुद से रिवाइज कर लेना तो मे बी क्लियर हो जाए।